हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिलो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग और ये अनीस जंग के द्वारा ये लिखा गया है और ये प्रोज सेक्शन है। और जो आपका जो दो मेजर बुक है, फर्स्ट वन है फ्लेमिंगो और जो दूसरा बुक है विस्टास, तो ये फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है और ये चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और लिखा गया है अनीस जंग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये लेक्चर नंबर 4 है। हम लोग अभी लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं, फ्लेमिंगो बुक का है। और अभी जो हम लोग देखेंगे ऑथर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इन डिटेल इसका समरी देखेंगे ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चंस आए उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में आप इसका लिटरल मीनिंग भी समझ सकते हैं जो कि शाब्दिक अर्थ होता है, और जो दूसरा इसका जो फिगरेटिव मीनिंग आता है जिसको कि हम लोग मेटाफोरिकल मीनिंग भी बोलते हैं। जब आप कविता पढ़ते हैं तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, उसमें आप बहुत सारा जैसे सिमिली हुआ, मेटाफर हुआ, हाइपरबोली हुआ, उसके बाद अलिटरेशन हुआ, असोनेंस हुआ, कंसोनेंस हुआ, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच है। उसी में एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है मेटाफर, तो ये मेटाफोरिकल मीनिंग भी इसमें हम लोग समझेंगे। तो टाइटल जो लॉस्ट है, लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खो जाना किसी भी चीज का। स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम होता है। ठीक है, यहाँ जो मीनिंग आता है स्प्रिंग का, इसका अर्थ हुआ चाइल्डहुड, बचपन से संबंधित है। ये चाइल्डहुड रिप्रेजेंट करता है जॉय को, ग्रोथ को और इनोसेंस को। देखते होंगे बच्चे को काफी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, हमेशा खुश रहते हैं वो, और ये वो ग्रोथ का सिंबल है और इनोसेंस का भी क्या है, वो सिंबल है। तो यहाँ जो डिनोट किया गया लॉस्ट स्प्रिंग को, मतलब जो बचपना है वो सारा क्या हो गया, वो खो गया है, खत्म हो गया है। तो लॉस ऑफ चाइल्डहुड है। क्यों ऐसा हुआ है? तो पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, चाइल्ड लेबर के कारण, उसके बाद इसके साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ है बच्चों के साथ। इस वजह से बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है बचपना खो गया है। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो सकता है? मेटाफर जनरली कहा जाता है जब हम लोग दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं। एक होता है सिमिली, उसमें भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सिमिली में जब हम लोग एज और लाइक दो वर्ड इंक्लूड करते हैं तब वो सिमिली कहा जाता है। मेटाफोरिकल में ये दो वर्ड इंक्लूड नहीं होता है, हम लोग इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये चैप्टर रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, डिनाइड है, मतलब वंचित है किन चीजों से? अपने बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से, एंड फोर्स इनटू हार्ड लेबर एट अ यंग एज। और कैसे जो है सो किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से उसको फोर्स किया गया है हार्ड लेबर का, मतलब वो लेबर का काम कर रहे हैं काफी यंग एज में। उस यंग एज में उनको क्या करना चाहिए? एजुकेशन लेना चाहिए और वो इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो देयर ड्रीम्स, उनका जो सपना है, ठीक है, और एजुकेशन, शिक्षा हुआ, और जो इनोसेंस है, सब कुछ खत्म हो चुका है, स्टॉलिन कर लिया गया है। ठीक है, ये चीज जस्ट लाइक द सीजन ऑफ स्प्रिंग इज लॉस्ट इन देयर लाइव्स, उसी तरीके से जैसे कि सीजन ऑफ स्प्रिंग लॉस्ट कर जाता है अपने लाइफ्स में, उसी तरीके से जैसे भी आप देखते होंगे बसंत का जब मौसम आता है तो आप देखते होंगे जो फूल एकदम खिले हुए आपको हर जगह दिखेंगे। उसके बाद आप खेत खलियानों में जाएंगे तो नए नए पौधे जो है सो लगे हुए रहते हैं। तो वो जो वसंत का स्टार्ट होता है वही लॉस्ट स्प्रिंग है। ठीक है, वो चीज तो चाइल्डहुड वो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है, वो ग्रोथ का सिंबल है। वही चीज क्या हो गया, खत्म हो गया। यही इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे। अब चूंकि चाइल्ड लेबर का बात आया है तो गवर्नमेंट का कुछ फिगर्स है, ठीक है, डेटा और फैक्ट एंड फिगर्स है, इसके रिगार्डिंग हम लोग समझते हैं। जो कि भारत में जो चाइल्ड लेबर है, जो एज ग्रुप है 5 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उसका लगभग कितना है, ये गवर्नमेंट का डेटा है सॉरी, ये जब 2001 का जब जनगणना हुआ था तो लगभग 1.26 करोड़ लोग जो थे वो चाइल्ड लेबर में वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, और टोटल उस समय कितने बच्चे थे? तो लगभग 25 करोड़, उसमें से 1.26 करोड़ जो है वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। एनएसएसओ का डाटा आया 2004 से 5 में। एनएसएसओ क्या है? एक गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2004 से 5 में रिलीज हुआ था। इसके तहत जो है सो लगभग 90 लाख बच्चे इस लेबर में थे, वो हार्ड लेबर में थे। उसके बाद सेंसस आया जनगणना 2011 का। अभी तो सेंसस का रिपोर्ट नहीं आया, सेंसस हुआ भी नहीं है। तो लेटेस्ट जो सेंसस है हम लोग के पास जो डाटा है 2011 के अनुसार से, उसके अनुसार से लगभग 43 लैक्स जो है सो लोग, मतलब बच्चे, वो चाइल्ड लेवल में वो इन्वॉल्व है। तो आप
देखे होंगे इस डाटा को, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, कमी आ रही है उसमें। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि सरकार जो है सो नया नया स्कीम, नया नया कुछ एफर्ट्स जो है सो वो बच्चों के लिए लाती है, इस वजह से जो है सो चाइल्ड लेबर में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में, ठीक है, ऑथर के बारे में कि जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, ठीक है, इसके ऑथर जो अनीश जंग है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1944 में। और इनका कहाँ हुआ था जन्म? राउरकेला में जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना सारा बचपन और जो किशोरावस्था है उन्होंने कहाँ बिताया है? तो हैदराबाद में बिताया उन्होंने, ठीक है। सॉरी, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन्होंने अपना कंप्लीट एजुकेशन जो है सो हैदराबाद में किया है और अमेरिका में इन्होंने किया है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, दोनों को दोनों लेखक थे। Anish Zang began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. और अनीश जंग भी अपना जो करियर है एज अ राइटर उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे पेरेंट्स माता पिता लेखक थे, उसी तरीके से जो है सो ये भी अपना जो करियर जो है सो एज अ राइटर इन्होंने स्टार्ट किया। फर्दर जो है सो एज एन एडिटर उन्होंने काम किया, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, विदेशों में भी, जो मेजर जो न्यूज़पेपर है उसमें इन्होंने काम किया। और उसके अलावे इन्होंने जो है सो बहुत सारा किताब भी जो है उन्होंने लिखा। अब आते हैं जो किताब उन्होंने लिखा, उसमें से एक किताब ये भी था, द फॉलोइंग, जो किताब का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्ड। तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो ये चैप्टर दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, ये इसी बुक से लिया गया है, इसी बुक का अंश है, इसी बुक का एक्सर्प्ट है। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, तो यदि पूछ देता है तो आप यदि ये लाइन मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है वो एक्सर्प्ट है अनीश जंग के बुक का, और उस बुक का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। इसी बुक का एक अंश है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हेयर, इस बुक में उन्होंने बताया है, एनालाइज किया है उन्होंने, एकदम विश्लेषण किया विस्तार से, क्या? ग्रेंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच कंडेम these children to a life of exploitation, ठीक है। इसमें काफी जो भयावह है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है, जो अत्यंत गरीबी है, इस किताब के जरिए उन्होंने कंप्लीट जो है सो उन्होंने विश्लेषण किया है। और इसमें जो है सो इन्होंने 2 स्टोरी बताया है इस किताब में मेजरली। आप इस चैप्टर में भी देखेंगे जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें 2 स्टोरी है, 2 बच्चों का स्टोरी है। सॉरी, फर्स्ट है साहेब आलम का, फर्स्ट है साहेब आलम का। जो दूसरा जो बच्चा है उसका जो स्टोरी है वो है मुकेश का, ठीक है। तो इसमें 2 स्टोरी है, दोनों हम लोग जो है सो 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इन डिटेल हम लोग देखेंगे, ताकि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन, इधर वो एमसीक्यू हो या फिर शॉर्ट आंसर हो या फिर वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाए। लेटर हम लोग उसका थीम भी जानेंगे, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अनीश जंग इस स्टोरी के जरिए। उसके बाद उसका टोन देखेंगे, उसके बाद मूड देखेंगे, जो कि इसका स्टोरी का क्या मूड है, ये सारा चीज जो है सो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 किसके बारे में है? तो ये साहेब आलम के बारे में है। क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट देखिए आप हेडिंग, मॉर्निंग इनकाउंटर विथ साहेब। इनकाउंटर देखिए गोली मारना नहीं है, ठीक है। इनकाउंटर आप गांव घर में सुनते हैं गोली मारना, तो वो इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर हुआ जो कि अचानक से यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो इनकाउंटर कहलाता है, मतलब कम क्रॉस, अचानक से यदि आप किसी से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ जो नरेटर जो लिखा गया वो नरेटर खुद जो है सो वो अनीश जंग ही है। अनीश जंग जो कि उन्होंने बुक लिखा है, वही इस स्टोरी को क्या कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं, स्टोरी को क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। सॉरी, द नरेटर मीट्स साहेब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ द नेबरहुड। और जो नरेटर है, जो अनीश जंग है, जहां वो रह रहे हैं, तो जहां रह रहे हैं तो आस पड़ोस में वो देखते हैं जो कि वो एक बच्चा है साहेब, और उससे वो प्रत्येक सुबह वो मिलते हैं। वो क्या करता है, वो बच्चा जो है सो प्रत्येक सुबह वो गोल्ड की तलाश में है। यहाँ सचमुच वो सोने की तलाश में नहीं है, लेकिन चूंकि वो बच्चा मतलब कुछ वैल्यूबल चीज उसमें गार्बेज में, कचरा में ढूंढता है, ताकि उसको बेचकर अपना वो भरण पोषण कर सके, वो कुछ पैसे हो सके, इसलिए उसके लिए वो क्या है, गोल्ड है। इसलिए उन्होंने मेंशन किया है
कि प्रत्येक सुबह वो बच्चा निकलता है क्या, इन द सर्च ऑफ गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स ऑफ द नेबरहुड। साहेब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग अगो, और साहेब क्या करता है वो मतलब बहुत पहले वो ढाका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वहाँ ढाका उसकी राजधानी ढाका, वहां से क्या करता है वो अपना घर छोड़कर इंडिया में आ चुका है वो। It was surrounded by green fields but no longer a memory to him. His mother says storms destroyed their land and homes, forcing them to move to the city in search of survival. तो ये जो बता रहा है वो साहब कि उसको कुछ याद नहीं है, फॉगी फॉगी जैसा लग रहा है जब वो ढाका में जब वो रह रहा था। उसको बस थोड़ा सा ये याद है जहां वो रह रहा था वहां पर आसपास ग्रीन फील्ड था, मतलब खेत खलियान था, उस तरीके से उसके दिमाग में ये चीज आ रहा है। और उसकी माँ उसको बताती है कि सब कुछ तूफान में क्या हुआ, बर्बाद हो गया, घर और मतलब जमीन वगैरह सब इस तरीके से फसल वगैरह बर्बाद हो गया, और इस वजह से फोर्सिंग देम टू मूव, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था, तो सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसको मूव करना पड़ा, तब वो जाकर वो मूव हुई। When asked why he does this work, साहब replies, I have nothing else to do, looking away। ठीक है, जब उससे पूछा गया, अनिश जब पूछी कि क्यों तुम ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों रोज जो है सो तुम गार्बेज उठा रहे हो ये चीज, तो वो बताता है साहब कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वो अपना चेहरा सामने से आंख मिलाकर बोलता है, फिर वो चेहरा फेर लेता है वो ये लाइन बोलकर, क्योंकि उसको खुद खराब लग रहा है। दूसरा हेडिंग क्या है, द एरेनी ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, अब इसमें एरेनी समझिए। एरेनी जनरली हम लोग उसको बोलते हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी है, दोनों क्या होता है वो अलग होता है। एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे आप देखिए कि एक थाना है, पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन का काम, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वगैरह है, जो दरोगा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसका काम क्या है, जैसे चोर है तो यदि कहीं चोरी होता है, कुछ भी चोरी हो जाता है तो उसको पकड़ना। लेकिन आप ऐसा समझिए, ये तो एक्सपेक्टेशन था जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज स्वाभाविक है। लेकिन क्या हो गया, उलट सा हो गया कि चोर क्या किया, मतलब थानेदार का एक गाड़ी चोरी कर लिया, थाने से ही चोरी कर लिया, उससे थाने में ही चोरी हो गया, तो वो क्या है, वही एरेनी है, उसी को हम लोग एरेनी बोलते हैं। तो द एरेनी ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग वही चीज इसमें बताने की कोशिश किया गया है। द नरेटर सजेस्ट किया साहब गो टू स्कूल। ठीक है, और जो अनीस जंग है वो साहब को बताते हैं कि तुम स्कूल जाओ, बट इमीडिएटली रियलाइजेस हाउ एम्प्टी दैट एडवाइस मस्ट साउंड टू समवन लाइक हिम। ठीक है, अब अनीस जंग जो है सो वो बोल तो देते हैं जो कि तुम जो है सो वो स्कूल जाओ, ठीक है, वो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन फाइनली उनको रियलाइज होता है कि जिस बच्चे को हम बोल रहे हैं क्या ये संभव है कि वो डेली बेसिस पे वो स्कूल जा सके। ठीक है, साहिब सेज देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड एंड प्रोमिसेस ही विल गो व्हेन वन इज बिल्ट। अब साहिब बोलता है कि उसके पास जो है सो कोई स्कूल आसपास नहीं है जहां वो रहता है। ठीक है, तो ये बोला कि जब स्कूल यदि बन जाता है हमारे आसपास, तब जाकर क्या करेंगे, हम स्कूल जाएंगे। द नरेटर जोकिंगली ऑफर्स टू ए स्कूल। जो अनीस जंग है, जो इसके लेखक है सॉरी जो इसके लेखक हैं वो बताते हैं कि हम क्या करेंगे, एक नया स्कूल खोलेंगे, तब फिर जाकर क्या करोगे, तुम स्कूल जाना। टू विच साहब अग्रीज विथ ए ब्रॉड स्माइल। और इस बात को जब वो जाना तो वो अग्री कर गया, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि चलो हाँ स्कूल खुलेगा तो हम जाएंगे। डेज लेटर, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ही आस्क्ड इफ द स्कूल इज रेडी। ठीक है, कुछ दिन बाद जो है सो वो ऑथर से ही जो है सो अनीस जंग से ही वो मिलता है, बोलता है क्या आप तो बताए थे जो कि मतलब स्कूल खुलेगा तो जाएंगे स्कूल में। ठीक है, आपने बताया था स्कूल हम बना रहे हैं, तो वो बोला जी कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, इस तरीके से। तब इम्ब्रास्ड हुई, काफी ज्यादा लज्जित हुई। ठीक है, अनीस जंग इम्ब्रास्ड द नरेटर एडमिट्स दैट building a school takes time, feeling guilty for making a promise never intended to be kept। अब जो ये बात बोली उससे क्या हुआ, उससे वो काफी ज्यादा निराश हुई, और निराश होकर जो है सो वो ये बोली अब खुद में खास में जो है सो उसे गिल्टी भी फील हुआ कि जो हमने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस हमने पूरा नहीं किया, और कभी वो सोची भी नहीं थी कि मतलब नेवर इंटेंडेड टू बी केप्ट,
कि मतलब ये सिचुएशन आएगा और ये मुझे मतलब एम्ब्रास जो है सो फील करना पड़ेगा। Such unkempt promises are common in Sahib's bleak world where hope is often built on empty words. तो साहब के लिए तो नॉर्मल बात था, बहुत सारे लोग ऐसा प्रॉमिस करके वो चले जाते थे। तो इस तरीके का जो अनकेम्प्ट प्रोमिसेज है, मतलब इस तरीके का प्रॉमिस जो कोई प्रॉमिस बोलता तो है बट पूरा नहीं करता है, वही अनकेम्प्ट प्रोमिस है। ये कॉमन था बिल्कुल, मतलब कोई भी इंसान उसके साथ प्रॉमिस करे उस तरीके का, इसके लिए ये आम बात था। ठीक है, उसके साथ ये होता रहता था। 3 में हेडिंग देखिए, अ नेम फिल्ड विथ एरेनी। अब देखिए कितना मतलब एरेनी है उसके नाम में। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। अब क्या होता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब ये होता है कि चूंकि वो आस पड़ोस में ही जो है सो वो अनीस जंग के आस पड़ोस में पर डे वो सुबह सुबह वो दिख जाता है। तो जब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, तो अनीस जंग जो लेखक है वो बोलती है, क्या उससे बात करती है, बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है साहेब से। वो बताता है कि साहेब आलम नाम है। तो साहेब आलम नाम है, तो उस नाम का क्या अर्थ है? तो उस नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि उसको नहीं मालूम है। साहेब जो जिसका नाम मालूम है साहेब आलम, उसको नहीं मालूम है कि उसके नाम का क्या अर्थ है। ठीक है, ये चीज। तो ये जो स्टार्क था, जो ये कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट था, साहेब इज अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, द ग्रेंजर ऑफ हिज नेम इज चेंज्ड इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड बेयरफुट वंडरिंग। और ये जो भव्यता था उसके नाम का, स्वाभाविक है, मतलब संसार का भगवान हो गया। काम देखिए वो गार्बेज का कर रहा है, किसी तरह उसका रोजी रोटी चल रहा है। ठीक है, और नाम में कितना भव्यता है उसके नाम में। ठीक है, कितना ग्रेंजर है उसके नाम में, वो चीज इस नाम से वो डिनोट होता है, और इस नाम का वो मतलब भी नहीं जानता है। बेयरफुट बॉयज ऑफ द स्ट्रीट्स, अब जो है सो उस गली में जो बेयरफुट बॉयज है उसके बारे में जो है सो वो चर्चा किया गया है। मतलब साहब तो था ही, साहब के साथ और सारे बच्चे आते थे उसके साथ पूरा कचरा वगैरह उठाने के लिए। तो यहाँ पर आप टर्म देखेंगे आर्मी यूज किया गया। आर्मी क्या होता है? सेना का एक छोटा सा टुकड़ी होता है। तो उस कंटेक्स्ट में बोला गया है कि आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, मतलब कुछ जो बच्चों का समूह है, खाली पैर सुबह सुबह क्या करते हैं, वो निकलते हैं और गार्बेज का काम वो सोना ढूंढने के लिए, उनके कंटेक्स्ट में मतलब कुछ बहुमूल्य सामान उसके लिए जो उसे बेचकर अपना क्या कर सकता है, भरण पोषण कर सकता है, उस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। तो साहेब रोम्स द स्ट्रीट विथ एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु वेनिश बाय नून लाइक बर्ड्स आफ्टर सनराइज। ठीक है, तो साहेब जो है सो सॉरी बेयरफुट बॉयज हु वेनिश बाय नून, क्या करता है, वो सुबह सुबह आता है और वो क्या करता है, वो कचरा वगैरह पिक करता है, लेकिन जब दोपहर होता है, दोपहर तक वो क्या होता है, वो गायब हो जाता है। उसी तरीके से जैसे जब भी सनराइज होता है सुबह में, तो बर्ड्स वगैरह सुबह सुबह क्या होता है, आप देखते होंगे जो कि चिरपिंग करती है, चहचहाती है, उसका आवाज सुनते होंगे, लेकिन जो ही सनराइज होगा ना, वो क्या होगा, वो गायब सा हो जाता है। When asked why one isn't wearing chappals, the boy says his mother didn't bring them down from the shelf. जब उसे पूछा गया, when asked why one isn't wearing chappals, जब उसे पूछा गया कि मतलब तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हो, the boy says his mother didn't bring them down from the shelf. वो बताया कि उसकी माँ जो है अपने घर में सेल्फ में रखी हुई है। ठीक है, उसको क्या करिए, वो उतार कर वहां से वो नहीं दी है। अब दूसरा लड़का क्या बोलता है, तो अनदर बॉय सेज इवन इफ द चप्पल्स वर गिवन दे हैड बीन थ्रोन ऑफ। अ थर्ड बॉय सिंपली एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू ओन शूज, समथिंग ही नेवर हैड। दूसरा बच्चा उसी में क्या बोलता है कि यदि इसको जो है चप्पल मां यदि उतार के दे भी देती थी, नहीं पहनता, फेंक देता इसको उठाकर, क्योंकि सब ग्रुप में था बच्चा लोग। तो ये बोला। फिर अब तीसरा बच्चा बोलता है कि उसका डिजायर है कि कभी भी जो है सो वो मतलब शूज पहन सके, क्योंकि अभी तक जो है सो वो शूज जूता नहीं पहना है। अब जो नरेटर है, जो अनीस जंग है, इसके लेखक, हैज सीन बेयरफुट चिल्ड्रन एवरीवेयर ऑन डोर्स एंड इन विलेजेस व्हाइल सम से इट्स अ ट्रेडिशन, द नरेटर सस्पेक्ट्स इट्स एन एक्सक्यूज टू कवर अप डीप रूटेड पॉवर्टी। ठीक है, अब ये तो खाली पैर वो
रोड्स पर कहीं कहीं दिख जाते हैं बच्चे, गांव में भी खाली पेड़ बहुत सारे बच्चे वो दिख जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन है कि हाँ मतलब लोग खाली पेड़ घूम रहे हैं ये चीज, लेकिन सच क्या है कि सच जो गरीब लोग हैं वो अपना गरीबी वो छुपा रहे हैं, और वो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो द नरेटर सस्पेक्ट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। मतलब उनको शक है कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी छुपाने के लिए जो है सो वो बोलते हैं ये तो ट्रेडिशन है, इस तरीके से वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ बॉयज प्रेयर फॉर शूज। अब एक स्टोरी है जो कि एक बच्चा है वो प्रे करता है शूज के लिए गॉड से कि हमें क्या मिल जाए, जूता मिल जाए। द नरेटर रिकॉल्स अ मैन फ्रॉम उडुपी हु एज अ चाइल्ड यूज्ड टू पास अ टेंपल एंड प्रे टू द गॉडेस फॉर शूज। अब उडुपी एक जगह है, वहां पर एक मैन को वो याद करते हैं, ठीक है, हु एज ए चाइल्ड यूज्ड टू पास ए टेंपल, ठीक है। वो क्या करता था, वो मंदिर के बगल से वो गुजरता था डेली बेसिस पर, ठीक है। तो भगवान से प्रे करता था कि उसे क्या मिल जाए, शूज मिल जाए, जूता मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद क्या होता है, द नरेटर विजिट द सेम टेम्पल। उसी सेम टेम्पल जो है सो जो अनीश जंग है दोबारा वो विजिट करते हैं। तो वहां का सराउंडिंग जो है सो एकदम बदला बदला सा है। क्या, अब वहाँ प्लास्टिक चेयर है, फोल्डिंग बेड वहां लगा हुआ है, ठीक है। और वहां का जो सेक्रेट एम्बियंस था, जो वातावरण था, काफी पवित्र जो वातावरण था, वो अब थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है। क्या दिख रहे हैं वो, अब एक छोटा सा यंग बॉय है, बच्चा है, द सन ऑफ करेंट प्रिस्ट, ठीक है। वहाँ जो मंदिर है, मंदिर का जो अभी जो करेंट प्रिस्ट है वो वहाँ का जो साधु है, ठीक है, अराइव्स इन ए स्कूल इन फॉर्म एंड शूज। तो उसी का बच्चा जो है सो एक स्कूल यूनिफॉर्म में जूता पहने वो पहुंचता है। His carefree arrival reminds the narrator of the boy's prayer, let me never lost them, ठीक है। अब उसका जो केयर फ्री अराइवल था, स्वाभाविक हम लोग कभी कभी देखते हैं जो कि स्कूल से आते हैं, जूता इधर फेंकते हैं, बैग इधर फेंकते हैं, सब कुछ, उसके बाद जो है कपड़ा वगैरह भी अपना जो यूनिफॉर्म इधर उधर फेंकते हैं। तो वो चूंकि बच्चा है, स्कूल से आया, दौड़ा दौड़ा आया, इधर उधर सब कुछ फेंका, ठीक है। While that prayer was answered, many boys like Sahib still walk barefoot, their dreams fulfilled. तो उसका जो प्रेयर है वो तो फुलफिल्ड है, वो शूज पहन रहा है, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज भी उनको इवन जो है सो शूज भी पहनने का मौका नहीं मिलता है, उनका जो विश है वो पूरा नहीं होता है। फर्दर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, लाइफ इन सीमापुरी, ठीक है, लाइफ इन सीमापुरी। तो ये जो रैग पिकर्स था, जो कचरा उठाने वाला था, उसको हम लोग बोलते हैं रैग पिकर्स। ये सारे रैग पिकर्स कहाँ रहते थे, वो सीमापुरी एरिया में रहते थे, जो कि दिल्ली से सटा हुआ एक जगह है, ठीक है। तो सीमापुरी लाइज ऑन दिल्लीज एज बट इज मेटाफोरिकली माइल्स अपार्ट फ्रॉम इट। जो सीमापुरी जो जगह है वो दिल्ली के बॉर्डर पर है, लेकिन मेटाफोरिकली ऑथर बोलते हैं अनीस जंग, वो दिल्ली के बॉर्डर पर है, मतलब दिल्ली में है, लेकिन वो दिल्ली से बहुत दूर है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली क्या है, एक अपॉर्चुनिटी का जगह है, दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, दिल्ली डेवलप्ड जगह है, भारत की ये राजधानी है। लेकिन जब सीमापुरी का हाल यदि देखा जाता है, सीमापुरी का कंडीशन यदि देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का पार्ट वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब दिल्ली से वो क्या है, वो कोसों दूर है वो चीज, मतलब इन दैट सेंस कि वो डिस्टेंस में नहीं, मतलब जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वहां जो एक कंडीशन है, वहां जो रहन सहन है, उससे काफी ज्यादा दूर है, मतलब वहां का हालात एकदम बिल्कुल अलग है सीमापुरी का। साहेब्स फैमिली एंड मेनी अदर्स माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। और साहेब के परिवार वाले और बहुत सारे लोग जो है सो माइग्रेट किए हैं बांग्लादेश से, कब, 1971 में। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, नाउ इट इज अ क्राउडेड सेटलमेंट, ठीक है। और सीमापुरी उस समय 1971 के पहले वाइल्डरनेस था, मतलब वीरान जैसा था, वहां कोई नहीं रहता था। लेकिन जब बांग्लादेश 1971 में जो है सो बहुत सारे लोग आए, तब वहां पर उन्होंने अपना सेटलमेंट बसाया, मतलब वहां वो रहना वो चालू किए। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 वहां पर रैग पिकर्स थे। लिव इन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मड, टीन एंड तारपोलिन। और जो वो एरिया है सीमापुरी, वहां लगभग जो है सो 10,000 जो है सो कचरा बिनने वाले, कूड़ा बिनने वाले बोल सकते हैं, रैग पिकर्स वहां वो रहते थे, ठीक है। और किस तरीके से रहते थे, मिट्टी का मकान बना हुआ है, या फिर टीन जो है सो टीन का ऊपर छत है, या फिर तिरपाल का जो है सो प्लास्टिक का जो तिरपाल होता है
उससे घेरा हुआ है, वो उस स्थिति में वो रह रहे हैं। देयर इज नो सीवेज, कोई सीवेज नहीं है, मतलब जैसे मल त्याग वगैरह होता है उसके लिए कुछ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, ठीक है, नाला वगैरह, या फिर रनिंग वाटर पीने का पानी भी नहीं है। द पीपल हैव नो लीगल आइडेंटिटी और परमिट्स बट राशन कार्ड्स अलाउ देम टू वोट एंड बाय फूड। इसके अलावा चूंकि वो दूसरे देश से आए हैं, दूसरे देश से चूंकि वो आए हैं, तो उनके पास मतलब एक आइडेंटिटी भी नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं। वो उनके पास केवल और केवल आइडेंटिटी के रूप में केवल और केवल वो, चूंकि वो आइडेंटिटी है भी नहीं, वो राशन कार्ड है, और उससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वो राशन लेते हैं वो, और वो उससे केवल वो वोट दे पाते हैं। सर्वाइवल कम्स फर्स्ट, सर्वाइवल कम्स बिफोर सिटीजनशिप, और उनके लिए नागरिकता से पहले सर्वाइवल है। नागरिकता मिली उनसे पहले उनका सर्वाइवल है कि किसी तरह वो क्या हो सके, वो जीवित रह सके, रोजी रोटी चल सके। Women say they prefer Simapuri to be fields they left behind because at least here they don't sleep hungry, ठीक है। और वो प्रेफर करते हैं वहां की महिलाएं, वहां जो रहने वाली महिलाएं हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो सीमापुरी एरिया में ही वो रहें। दे लेफ्ट बिहाइंड, वो उस जगह को वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हेयर दे डोंट स्लीप हंग्री। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सो लोग एटलीस्ट जो है वो वहां भूखे तो नहीं मरते हैं, लेकिन वो जहां रह रहे थे वहां एकदम भूखमरी जैसा हालात था। वहां से जब ये शिफ्ट हुए सीमापुरी, उनके लिए वो सही जगह हो गया। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो अपना पेट भी तो जो है सो पाल रहे हैं, मतलब एटलीस्ट उनको बेसिक जो नीड है वो तो मिल रहा है। मतलब मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रोटी कपड़ा और मकान बेसिक कंप्लीट उनको मिल गया, लेकिन अपना पेट वो किसी तरीके से रोजी रोटी अपना वो कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैग पिकिंग एज अ वे ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग बात किए थे जो सीमापुरी एरिया के बारे में, और तो अब जो है जो सीमापुरी एरिया है और उस एरिया में जितने सारे लोग हैं उनके लिए रैग पिकिंग जो है वो जीवन का दिनचर्या जैसा बन गया है। मतलब पूरा कचरा उठाना ही क्या हो गया, वो दिनचर्या हो गया है। wherever फूड इज अवेलेबल, जहां भी उनको फूड मिलता है, खाना मिलता है, जो उस एरिया में जितने सारे फैमिलीज रहते हैं वहां पर वो टेंट लगा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दीज टेम्पररी शेल्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली सर्वाइवल। और जितने सारे बच्चे हैं जो टेम्पररी जो शेल्टर्स होता है वहां पर वो क्या करते हैं, टेम्पररी शेल्टर्स में वो बच्चे भी साथ रहते हैं और बच्चे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चे भी अपने पेरेंट्स का साथ देते हैं उस सर्वाइवल में, उस रोजी रोटी मिल सके, पेट भर सके, उसमें वो बच्चे भी क्या करते हैं, वो साथ देते हैं। अब क्या होता है, ओवर टाइम समय बीतता जाता है। रैग पिकिंग हैज बिकम अ रिफाइंड सर्वाइवल स्किल, और उनके लिए जो है सो जो रैग पिकिंग है वो रिफाइंड एक सर्वाइवल स्किल बन गया है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर कर रहे हैं, उनका वो स्किल बन गया है। गार्बेज इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड फॉर देम, इट इंश्योर्स फूड एंड शेल्टर्स। और जो गार्बेज है, ठीक है, जो कचरा है वो एक सोना के बराबर हो गया उसके लिए, क्योंकि उसी से उनका जीवन यापन चलता है, उसी से उनको खाना मिलता है, उसी से उनको जो है सो मतलब शेल्टर मिलता है, मतलब रहने का जगह मिलता है। अब जो बच्चे हैं लाइक साहेब, ठीक है, गार्बेज होल्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स, इट कंटेन्स वंडर एंड होप अनलाइक देयर पेरेंट्स हु सी इट ओनली एज सस्टेनेंस। अब जितने सारे बच्चे हैं, जैसे कि साहेब भी उसमें से रैग पिकिंग का काम करता है, तो साहेब के लिए जो है सो ये वंडर लगता है, उसको मजा आ रहा है वो चीज करने में, मजा आ रहा है उसको वो चीज करने में। लेकिन जो उसके पेरेंट्स है उसको सस्टेनेंस जैसा लगता है कि किसी तरह उससे हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। साहेब शेयर करता है कि दैट समटाइम्स ही फाइंड मनी इन द गार्बेज। साहेब बताता है कि कभी कभी उसको गार्बेज में, कचरे में पैसा मिलता है, चाहे वो 1 रुपए का नोट हो या फिर 10 रुपए का नोट कभी कभी उसको मिलता है। और ये जो डिस्कवरीज है, जो उसको ढूंढता है, जो मिलता है, कीप देम सर्चिंग विद एक्साइटमेंट। और ये जो उसे मिलता है ये उसे प्रेरित करता है और उससे वो वंडर समझता है, और उसी एक्साइटमेंट से वो फिर जब नेक्स्ट डे जाता है तो ये सोच कर चलता है कि फिर क्या पता हो सकता है कि हमें 1 रुपये या 10 रुपए का नोट हमें मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रीम्स अक्रॉस द फेंस। ड्रीम्स अक्रॉस द फेंस, इसमें क्या स्टोरी है।
अब साहेब के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। जब वो साहेब को जो अनीस जंग है वो देखती है कि एक छोटा सा मैदान है, मैदान में फेंस लगा हुआ, मतलब घेरा हुआ जाली टाइप का, और उस जाली के बाहर मतलब वो साहेब खड़ा है और देख रहा है कि दो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं, उसको वो देख रहा है, उसको वो अच्छा लगता है, उसको गेम वो अच्छा लगता है। उसी के रिगार्डिंग है ये कि एक ड्रीम है, एक सपना है, बट अक्रॉस द फेंस। ऑन अ विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े का सुबह था, जाड़े के मौसम का सुबह था। साहेब स्टैंड्स बिहाइंड द फेंस क्लब गेट, ठीक है, एक क्लब गेट था, वहां पर जो है सो उसके पीछे वो खड़ा था। वाचिंग बॉयज प्ले टेनिस, वो बच्चों को देख रहा था क्या कि वो सब क्या कर रहे हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं। He likes the game and sneaks in when no one's around, और वहां पर कोई नहीं था, ठीक है। अब वो उस गेम को पसंद करता है, वो sneaks in, झांक रहा था, उस खेल को देख रहा था वो। सॉरी, the gatekeeper lets him use the swing, a small joy in his otherwise grim world। और जो गेटकीपर है, लेट्स हिम यूज द स्विंग, और जो गेटकीपर था वहां का, वो उसको इंटर करने दिया, अंदर जाने के लिए दिया। तो जिस छोटा छोटा पार्क में देखते हैं कभी कभी क्या है कि बच्चा लोग जो होता है ना, वो झूला वगैरह वो झूलता है, ठीक है। तो उसी के कंटेक्स्ट में यूज किया गया, द गेटकीपर लेट्स हिम यूज द स्विंग, ठीक है। तो गेटकीपर जो है सो बोला, मतलब ठीक है जाओ तुम झूला वगैरह झूलो, a small joy in his otherwise grim world, ठीक है, ग्रीम वर्ल्ड। और उसके लिए एक मतलब एक जॉय ही था, आनंद ही था, जो कि वो क्या कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। साहेब ना उन टेनिस शूज, अब जो है साहेब के पास क्या है, एक टेनिस शूज है, वो भी कैसा है, ओल्ड है, काफी पुराना है, टॉर्न है, फटा हुआ है, और किसी ने उसको दिया है, खरीद तो सकता नहीं है, तो किसी ने उसको दिया है। दे मे बी रिजेक्ट्स, वो हो सकता है कि वो रिजेक्ट्स हो, मतलब कोई दिया हो या फिर कहीं पड़ा हो तो उसको वो पहन लिया हो। बट फॉर ए बॉय हु हैज ऑलवेज बीन बेयरफुट, दे आर अ ट्रेजर। बट उस बच्चे के लिए जो हमेशा वो खाली पैर रहा है, उसको कभी पैर में कुछ नहीं मिला पहनने को, शूज कभी भी नहीं मिला, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए वो क्या है, वो ट्रेजर ही है। Still, फिर भी, the game he admires so much remains far from his reach, a symbol of what he can see but never touch। और उस सिचुएशन में जो वो गेम देखता था टेनिस खेलते हुए, उसके लिए मतलब वो गेम खेलना वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। वो एडमायर करता है उस गेम को, उसका ड्रीम है, हो सकता है कि हमको कभी खेलने का मौका मिले, लेकिन उसके टच में नहीं है, वो नेवर टच, मतलब उस गेम को वो कभी क्या कर सकता है, वो खेल नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए बोला गया कि ड्रीम्स अक्रॉस द फेंस। नेक्स्ट देखिए, साहेब्स न्यू जॉब एंड लॉस्ट फ्रीडम। साहेब शुरू से क्या करता था, साहेब तो रैग पिकर था, कचरा उठाता था, सीमापुर एरिया में रहता था। रोज सुबह सुबह जो अनीस जंग है उसी के एरिया में आकर वो कचरा उठाता था, और कुछ बच्चों के साथ वो आया करता था, वो ये काम वो कंप्लीट वो क्या करता था। अब फाइनली क्या है कि वो अपना काम वो छोड़ देता है। अब दूसरा काम वो क्या स्टार्ट करता है, उसको हम लोग समझते हैं। साहेब नाउ वर्क्स एट ए टी शॉप। अब क्या करता है वो साहेब, टी शॉप, एक चाय की दुकान पर वो काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अर्निंग 800 एंड मील्स, वो क्या करता है, अब वो चाय की दुकान पर काम करता है, अब उसको 800 रुपये मिलते हैं, और 800 रुपये मिलने के साथ साथ उसको खाना भी मिलता है। द नरेटर नोटिसेज अ चेंज इन साहेब, ठीक है। और जो नरेटर है, मतलब जो लेखक है, उस बच्चे को जब आप देखते हैं, जब वो दूसरी जगह वो काम कर रहा है, तो उसमें कुछ नोटिस देखते हैं। क्या नोटिस देखते हैं, हिज वंस केयर फ्री फेस नाउ लुक्स बर्डन, ठीक है। जो पहले जो उसका फेस था केयर फ्री था, कोई ऐसा मतलब बॉदरेशन नहीं था उसके ऊपर, एकदम बिंदास था। अब उसके लग रहा, उसके फेस से लगने लगा है कि अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों ऐसा एहसास हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। अर्लियर, पहले क्या होता था, ही कैरीड अ प्लास्टिक बैग, पहले वो क्या करता था, वो प्लास्टिक बैग वो कैरी करता था, दैट वाज हिज ओन, जो कि वो किसका था, उसका अपना था। नाउ अब क्या हुआ, ही होल्ड्स अ स्टील कनिस्टर दैट बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर। पहले जो प्लास्टिक बैग वो केयर करता था कंधा पर, और
जो पूरा कचरा वगैरह उठाता था, जो उसको सामान लगता था, इसको सेल करके हम कुछ मिल सकता था, वो उसमें से पिक करता था, वो रख लेता था। तो वो प्लास्टिक का बैग था उसके पास, जो कि वो उसका अपना था। बट चूंकि अब वो चाय की दुकान वो काम कर रहा है, तो अब तो वो जो कनिस्तर जो है वो तो उसका अपना नहीं है, वो जो उसका एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब दिया है, अब तो वो उसका है। दो ही अर्न्स मनी, दो ही अर्न्स मनी, भले ही वो पैसा कमा रहा है, साहेब इज नो लॉन्गर फ्री, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। भले ही अब वो पैसा कमा रहा है, लेकिन साहेब क्या है, अब वो फ्री नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना मास्टर भी नहीं रहा है। ये ऐसे समझिए जो कि पहले उसका वो अपना काम था, भले ही वो क्या करता था, वो कूड़ा बीनता था, रैक पिकिंग का काम करता था, एक प्लास्टिक का बोरा लिए हुए रोड पर सुबह सुबह को घूमता रहता था, दोपहर तक धूप होता था, फिर वो चला जाता था। तो पहले वो उसका अपना काम था, लेकिन अब चूंकि वो दूसरे के यहाँ वो जो है सो वो काम कर रहा है, इस वजह से अब फ्री नहीं है वो, क्योंकि वो 800 रुपये देता है, खाना भी देता है, फ्री नहीं है, दूसरे के यहाँ वो काम कर रहा है। तो अब वो जो है वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा। इसीलिए हेडिंग हमने ये दिया था कि साहेब्स न्यू जॉब एंड लॉस्ट फ्रीडम, जो कि उसका जो फ्रीडम था, वो ही जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम वो खो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट समरी था इस स्टोरी का, लॉस्ट स्प्रिंग का। इसमें पता है समरी आपको कंप्लीट इस तरीके से आप यदि आप पढ़ते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, किसी भी तरीके का वो घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने आप में जो आप देख रहे हैं हेडिंग, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं साहेब्स न्यू जॉब एंड लॉस्ट फ्रीडम, इससे यदि आपको आइडिया लगेगा, अपने आप में इससे क्वेश्चन यदि फ्रेम होगा तो आप लिख सकते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन है। ड्रीम अक्रॉस द फेंस, ठीक है, ये चीज इसको आप करेंगे। रैग पिकिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, उसका दिनचर्या बना हुआ है, ठीक है, ये चीज। लाइफ इन सीमापुरी, सीमापुरी में कैसा लाइफ है, ठीक है, वो चीज। अ बॉयज प्रेयर फॉर शूज, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट, बेयरफुट बॉयज ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों में जितने सारे बच्चे हैं जो कूड़ा उठा रहे हैं, वो बेयरफुट में घूम रहे हैं, उसका सिचुएशन, वो सब। तो यदि आप एनालिसिस आप अच्छे से करेंगे, आप अच्छे से यदि इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, तो आप यकीनन जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्दर हम लोग इसका और चीज समझते हैं, हम लोग और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, इसको समझते हैं इन डेप्थ, इसका थीम क्या हो सकता है, और जो लेखक है अनीश जंग, इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं हम लोग को। उसके बाद फर्दर इसके जरिए जो है सो इसका टोन क्या हो सकता है इस स्टोरी का, उसके बाद इस स्टोरी का मूड क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए जो ये पॉवर्टी है एंड जो चाइल्ड लेबर है, इसका ये मेजर थीम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गरीबी दिखाया गया है, चाइल्ड लेबर को भी दिखाया गया है, तो ये इसका फर्स्ट थीम हो सकता है। दूसरा थीम आप लॉस्ट चाइल्डहुड लिख सकते हैं, क्योंकि इनका बचपना तो एकदम खो गया है, इनको एजुकेशन लेना चाहिए, प्ले करना चाहिए, जिसको सपने होना चाहिए उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बचपना इनका क्या हो गया है, होश आ गया है। नेक्स्ट, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। नेक्स्ट क्या है, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। तो स्वाभाविक है जो कि मतलब वो जिस सरकमस्टांसेस में, जिस अवस्था में वो रह रहे हैं, ठीक है, ड्रीम तो है उनके पास, चिल्ड्रन लाइक साहब ड्रीम है, बट उनका जो सरकमस्टांसेस है, जो वातावरण है, जो स्थिति है, उनको वो लिमिट करता है इन दैट सेंस कि वो ड्रीम वो पूरा नहीं कर सकते। इसके जरिए वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, चाइल्डहुड इज मींट फॉर लर्निंग एंड प्लेइंग। इसके जरिए, इस स्टोरी के जरिए जो अनीश जंग जो लेखक है ये बताना चाह रहे हैं कि चाइल्डहुड जो बचपन जो है वो बना हुआ कुछ सीखने के लिए, प्ले करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, ना कि हजारस कंडीशन में, काफी खतरनाक स्थिति में हमें काम करने के लिए। नेक्स्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, पॉवर्टी इज नॉट ए चॉइस बट ए रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक फेलियर एंड सोसाइटल इंडिफरेंस। ये बताया गया कि पॉवर्टी जो गरीबी है वो चॉइस नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा हो सकता है, या फिर जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका इंडिफरेंस होना, किसके प्रति, जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी में जो रह रहे हैं, उनके प्रति इंडिफरेंस होना, उनकी मदद नहीं करना। नेक्स्ट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, वी मस्ट ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो इस मैसेज के जरिए बताना चाह रहे हैं कि हमें अवश्य जो ये साइकिल है पॉवर्टी का, गरीबी का,
उसे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, ठीक है। जो बच्चों के साथ शोषण हो रहा है उसको भी क्या करना चाहिए, हमें खत्म करना चाहिए। कैसे होगा खत्म, तो थ्रू एजुकेशन। कैसे, एजुकेशन के जरिए, अवेयरनेस के जरिए जागरूकता फैलाएंगे, एम्पावरमेंट की बात करेंगे बच्चों के लिए, तब जाकर जो है इन सब चीजों को हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसका टोन क्या हो सकता है, तो इसका टोन है सिस्टमेटिक है, सॉरी सिंपैथेटिक है और रिफ्लेक्टिव है। जो जिस तरीके का वर्ड्स अभी ये यूज किया गया है अनीस जंग के द्वारा इस स्टोरी में, इसका टोन है कि सिंपैथेटिक है, स्वाभाविक है, बच्चों के प्रति दया भाव है इनका, और रिफ्लेक्टिव भी है कि मतलब उसके लाइफ में जो है सो वो करीब से जानकर चीजों को समझे हैं, जाने हैं, ठीक है। क्रिटिकल भी है, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। इवन वो चाइल्ड लेबर की ओर बात कर रहे हैं, और सोसाइटी का जो इनडिफरेंस है समाज का, गरीब लोगों के प्रति, उसके लिए वो क्रिटिकल है। और ऑनेस्ट और रियलिस्टिक भी है, काफी ईमानदारी से उन्होंने क्या किया है इस स्टोरी के जरिए, उसकी जो अवस्थाएं हैं, जिस कंडीशन वो रह रहा है, उसको वो अच्छे से वो पोर्ट्रेट किए हैं, एकदम सच्चाई पूर्वक। थोड़ा सा भी जो है सो उन्होंने जो है सो कुछ भी छुपाने की या फिर कुछ भी गलत जो है सो इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं करी है इन्होंने, ठीक है। मतलब ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ बताया है। एज ए रीडर जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का मूड कैसा होगा, ठीक है। ये सब लिटरेचर का टर्म है, ठीक है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो सोम्बर फील करते हैं और थॉट प्रोवोकिंग भी लगता है। सोम्बर इन दैट सेंस, गुलमी जैसा लगता है। जब हम लोग पढ़ते हैं उदास से हो जाते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। और हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो बताया गया है इस स्टोरी के जरिए कि वो दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है, कोसों दूर है वो सीमापुरी। इन दैट सेंस डेवलपमेंट के बारे में बातचीत किया गया कि दिल्ली किस अवस्था में, सीमापुरी किस अवस्था में है, वो चीज। वो थॉट प्रोवोकिंग है, हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो लोग किस कंडीशन में है, इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। इमोशनल येट होपफुल, ठीक है। इमोशनल है ये स्टोरी, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ही सही यहाँ होप है कि बदलाव आ सकता है, ठीक है। जो अनीस जंग है वो होपफुल है। जब हम लोग स्टोरी आज स्टोरी पढ़े, स्वाभाविक है इमोशनल था, बच्चों की दयनीय कंडीशन को दिखाया गया है, ठीक है, हजारस कंडीशन को देख के दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सो इस स्टोरी के जरिए हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा होपफुल तो जरूर है, ठीक है, कि एक दिन समय तो आएगा। जैसे कि सरकार, हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लाया था हमने, सरकार इस पर काम भी कर रही है। 2001 में कुछ और डाटा था, बच्चे बहुत ज्यादा थे वो चाइल्ड लेबर में। फिर देखिए 2004 से 5 में जो NSSO, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा था उसका कुछ और था। फिर 2011 का जब जनगणना हुआ था उस समय लगभग 43 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर में थे। धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए हम लोग होपफुल भी है, ठीक है। कभी ना कभी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे, जो कि ये मुकेश के ऊपर स्टोरी है, द बेंगल मेकर्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। अब जो है 1 मिनट, यस, इसमें भी ऑलमोस्ट थीम वगैरह सब यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज। अब इसी से रिलेटेड एक कोट है जो कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन का जो आतंकवादी संगठन था उसको उन्होंने क्या किया, आतंकवादी संगठन ने उसको मारने की कोशिश करी। फिर वो ब्रिटेन चली गई थी लड़की। ये बताती है कि व्हेन अ चाइल्ड इज डिनाइड द राइट टू गो टू स्कूल, जब बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है, इट इज नॉट ओनली देयर फ्यूचर दैट इज एट स्टेक बट द फ्यूचर ऑफ देयर एंटायर कम्युनिटी। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि केवल उसी का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उसी का फ्यूचर डेंजर में है, बच्चों का नहीं। फ्यूचर उस कम्युनिटी का, इंटायर कम्युनिटी का, पूरा जो समाज है, ठीक है, वो भी डेंजर में है। इवन जो पूरा देश है वो भी क्या है, वो डेंजर में है। ऐसा कर, जैसे आप ऐसे ही समझिए जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा कमजोर है, ठीक है, उसको बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही है और सबको मिल पा रहा है, इसका मतलब आपका परिवार कमजोर हो रहा है। उसी तरीके से एज ए कंट्री, एज ए कम्युनिटी, यदि किसी को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब वो चीज क्या है, वो डेंजर में है, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है सो यहाँ हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। एंड करने से पहले जो है सो आपको इस ऐप के बारे में बता देते हैं। आप सब पढ़ाई करते होंगे, स्वाभाविक है क्वेश्चन में डाउट आता होगा, तो आप कभी भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 24/7।
और 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पे टीचर से विद इन सेकंड्स कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, फिलो ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन करना है, कनेक्ट ट्विटर बटन पर क्लिक करना और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसका फोटो क्लिक कीजिए और वो क्वेश्चन आप आसानी से पूछ सकते हैं। और यदि इस प्रोसेस में यदि कोई बाधाएं आती है तो दिए गए नंबर पर यदि आप कॉल करते हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा। ठीक है, ये चीज। अब जो है सो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। आप सबको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप सब लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक जो है सो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ न कुछ जो है सो आप सब सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।